तो आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है, अ लिटिल लाइफ। हाँ, हान्या यानाकीहारा की। और जो भी मैंने सुना है वो बहुत ही एक्सट्रीम है। या तो लोग कहते हैं कि ये उनकी पढ़ी हुई सबसे बेहतरीन किताब है जिसने उन्हें बदल कर रख दिया, हम्म। या फिर वो कहते हैं कि इस किताब को पढ़ना एक टॉर्चर जैसा था। तो मुझे ये समझना है कि आखिर एक किताब लोगों को इस तरह दो हिस्सों में कैसे बांट सकती है। बिल्कुल। और आज की चर्चा का मकसद भी यही है। हाँ, मतलब इस किताब में ऐसा क्या है जो इसे इतना प्रभावशाली और इतना विवादास्पद दोनों बनाता है? और देखिए, चर्चा को शुरू करने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो भी जानकारी है वो साफ इशारा करती है कि अ लिटिल लाइफ सिर्फ एक कहानी नहीं है। अच्छा। ये एक एक्सपीरियंस है, एक बहुत ही गहरा और अक्सर परेशान कर देने वाला अनुभव। हम्म। ये दोस्ती की, प्यार की और इंसान की सहन शक्ति की कहानी तो है, लेकिन इसके केंद्र में है ट्रॉमा, मतलब गहरा सदमा और पीड़ा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कहानी क्या है, इसके किरदार कैसे हैं और सबसे जरूरी ये लोगों पर इतना गहरा असर क्यों डालती है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की सेटिंग क्या है, ये हमें कहाँ ले जाती है? कहानी हमें ले जाती है न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क, ठीक है। हाँ, और वहाँ चार दोस्त हैं जो कॉलेज के ठीक बाद अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं। ये चारों बहुत अलग है, लेकिन इनकी दोस्ती बहुत गहरी है। हाँ, इन किरदारों के बारे में जानना जरूरी होगा। सबसे पहले है विलियम, है ना? हाँ, विलियम। जो एक एक्टर बनना चाहते हैं। उन्हें एक बहुत ही मतलब नेक दिल और अच्छा इंसान बताया गया है। शायद इस ग्रुप का इमोशनल सेंटर वही है। सही कहा। फिर हैं जेबी, जो एक पेंटर हैं, बहुत टैलेंटेड, लेकिन थोड़े मतलबी और सेल्फ सेंटर्ड भी। अच्छा। वो अपने आर्ट के लिए जीते हैं और अक्सर अपने दोस्तों को भी अपने आर्ट के नजरिए से ही देखते हैं। और तीसरे हैं मैल्कम, मैल्कम, हाँ। एक आर्किटेक्ट जो एक बहुत अमीर अपर क्लास परिवार से आते हैं और अपनी पहचान को लेकर थोड़े कह सकते हैं कंफ्यूज रहते हैं। और फिर चौथे दोस्त हैं जूड सेंट फ्रांसिस। जूड। जूड पूरी कहानी का केंद्र। वो एक बहुत ही ब्रिलियंट वकील हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ भी साफ नहीं है। उनके अतीत पर एक पर्दा है और वो अपनी सेहत की परेशानियों और जो उनके पैरों में तकलीफ है उसके बारे में कभी बात नहीं करते। हाँ, और शुरू में कहानी इन चारों की दोस्ती, उनके करियर, उनकी पार्टियों, उनके संघर्षों, इसी के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये न्यूयॉर्क में अपनी जगह बनाने की कहानी है। पर यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। वो क्या? जो चीज एक दोस्ती की कहानी की तरह शुरू होती है, वो धीरे धीरे मतलब पूरी तरह से झूठ की कहानी बन जाती है। अच्छा, बाकी किरदार पीछे रह जाते हैं? पीछे नहीं, वो अहम कहते हैं, लेकिन वो जैसे सैटेलाइट बन जाते हैं जो झूठ की दुनिया के चक्कर काटते हैं। किताब का फोकस इतना ज्यादा झूठ पर शिफ्ट हो जाता है कि हम उनके दिमाग के अंदर उतर जाते हैं। और उनका दिमाग एक बहुत ही डार्क, बहुत ही दर्दनाक जगह है। ऐसा क्यों? उनके अतीत में ऐसा ऐसा क्या हुआ था? किताब इस राज को बहुत धीरे धीरे खोलती है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि जूड का बचपन अकल्पनीय क्रूरता और शोषण से भरा था। ओह! ये शब्द भी शायद उस दर्द को बयान करने के लिए काफी नहीं है। उनके साथ जो हुआ उसने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा के लिए तोड़ दिया है। और मुझे लगता है यहीं से किताब का सबसे बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल। सवाल यह है कि क्या प्यार, चाहे वो दोस्तों का हो या पार्टनर का, किसी ऐसे इंसान को ठीक कर सकता है जिसका अतीत इतना भयानक रहा हो? क्या दोस्ती के सहारे इतने गहरे घाव भरे जा सकते हैं? हाँ, यही सवाल है। को लेकर हमेशा आगाह किया जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक उदास कहानी नहीं है, बल्कि इसमें ऐसी चीजें हैं जो पढ़ने वालों को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकती हैं। हाँ, और इन चेतावनियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये सिर्फ कुछ थीम्स का जिक्र नहीं है, नहीं। बल्कि उनका बहुत ही ग्राफिक, बहुत ही विजुअल तरीके से वर्णन है। सबसे पहले बाल यौन शोषण का विषय है, जो कहानी का एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला हिस्सा है। और इसके अलावा आत्मक्षति यानी सेल्फ हार्म का भी जिक्र है, जिसे कटिंग भी कहते हैं। बताया गया है कि उसका वर्णन इतना विस्तार से है कि वो पढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। घरेलू हिंसा, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना और आत्महत्या के विचार और कोशिशें, ये सब बहुत डिटेल में है। बाप रे! इसीलिए जो मटेरियल हमारे पास है वो साफ साफ कहता है ये किताब हर किसी के लिए नहीं है। मतलब ये उन विषयों को महसूस कराने की बात है। बिल्कुल। किताब आपको सिर्फ बताती नहीं, आपको उस दर्द का गवाह बनाती है।
तो एक तरह से लेखिका पाठक को कोई सेफ्टी नेट नहीं देती, बिल्कुल। वो उन्हें सीधे उस दर्द के कुएं में धकेल देती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए सलाह दी जाती है कि अगर कोई अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर स्ट्रगल कर रहा है या डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो शायद उसे इस किताब से दूर रहना चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जो आपको बेहतर महसूस कराने के लिए नहीं लिखी गई है। ये एक बहुत जरूरी बात है। लेकिन अब मेरे मन में वही सवाल वापस आ रहा है कौन सा? कि इतनी डार्क कहानी, इतनी गंभीर चेतावनियों के बावजूद लोग इसे मास्टरपीस क्यों कहते हैं? वो कौन सी चीज है जो इस दर्द के अनुभव को सार्थक बनाती है? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा जवाब है दोस्ती का चित्रण। दोस्ती? हाँ, खासकर जूड और विलियम के बीच का रिश्ता। इसे कई लोग लिटरेचर के सबसे खूबसूरत और दिल तोड़ने वाले रिश्तों में से एक मानते हैं। अच्छा। ये किताब दिखाती है कि अनकंडीशनल लव कैसा होता है। विलियम का किरदार जूड के लिए एक मजबूत सहारा बनता है, जो उसे बिना जज किए, बिना सवाल पूछे बस प्यार करता है। तो उनकी दोस्ती ही इस अंधेरी कहानी में रोशनी की अकेली किरण है। हाँ, कह सकते हैं। मतलब ये उन पलों के बारे में है जहां इंसानियत चमकती है, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। बिल्कुल। और ये दोस्ती सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि छोटे छोटे एक्शन से दिखाई जाती है। जैसे सालों तक एक दूसरे का ख्याल रखना, आधी रात को मदद के लिए पहुंचना, एक दूसरे की खामोशी को समझना। ये रिश्ता दशकों तक फैला हुआ है। किताब हमें दिखाती है कि कैसे दोस्त ही आपका चुना हुआ परिवार बन जाते हैं। और दूसरा कारण है हानिया यानागिहारा की लिखने की कला। उनकी प्रोज को शानदार और इमर्सिव कहा गया है। इमर्सिव, इसका मतलब समझाएंगे? कि आप कहानी में डूब जाते हैं। हाँ, लेकिन ये उससे भी ज्यादा है। हाँ, इमर्सिव का मतलब है कि आप किरदारों की भावनाओं को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। ओह। जब झूठ को दर्द होता है तो आपकी सांसें भी भारी होने लगती हैं। जब विलियम बेबस महसूस करता है तो वो बेबसी आपको भी महसूस होती है। मतलब यानागिहारा की भाषा इतनी शक्तिशाली है कि वो किरदारों और पाठक के बीच की दीवार को गिरा देती है। सही कहा। आप सिर्फ एक कहानी नहीं पढ़ रहे होते, आप उस दुनिया में जी रहे होते हैं। और शायद इसका एक कारण ये भी है कि कहानी बहुत लंबे समय तक चलती है। हम इन किरदारों को जवान होते, बूढ़े होते देखते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कहानी लगभग 30 से 40 साल के समय को कवर करती है। इतना लंबा समय? हाँ, हम इन चारों को कॉलेज के नौजवानों से लेकर अधेड़ उम्र के कामयाब लोगों तक का सफर तय करते हुए देखते हैं। इस लंबे सफर की वजह से उनके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता बन जाता है। हम उनकी सफलताएं देखते हैं, उनकी गलतियां देखते हैं, उनके प्यार और उनके नुकसान को देखते हैं। इसलिए जब अंत में कुछ होता है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। क्योंकि आपने उन किरदारों के साथ अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बिताया है। बिल्कुल। तो एक तरफ दोस्ती का इतना गहरा चित्रण और शानदार लेखन है जो इसे मास्टरपीस बनाता है। लेकिन इतनी तारीफ के बावजूद इस किताब को लेकर एक बहुत बड़ी और बहुत गंभीर आलोचना भी है जो एक शब्द के इर्द गिर्द घूमती है, ट्रॉमा पॉर्न। हाँ, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द है। इसका क्या मतलब है? ये इस किताब का सबसे बड़ा विवाद है। ट्रॉमा पॉर्न या दुख का व्यापार का आरोप लगाने वालों का कहना है कि लेखिका ने झूठ के किरदार पर जरूरत से ज्यादा अकल्पनीय मात्रा में दुख और पीड़ा डाल दी है। अच्छा। एक के बाद एक भयानक घटनाएं होती रहती हैं बिना किसी राहत के। आलोचकों का तर्क है कि एक पॉइंट के बाद ये यथार्थवादी नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पाठक को शौक देने और रुलाने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, कि दुख कहानी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि दुख अपने आप में ही एक मकसद बन जाता है। ये एक दिलचस्प बात है। क्या हमारे पास जो जानकारी है वो इस पर भी कोई रोशनी डालती है कि लेखिका का इरादा क्या था? क्या वो वाकई सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए लिख रही थी? देखिए, इस पर राय बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि यानागिहारा ये दिखाना चाहती थी कि ट्रॉमा असल में कैसा होता है, मतलब कि ये कभी खत्म नहीं होता, ये बार बार लौट कर आता है। वो शायद ये तर्क देना चाहती थी कि कुछ घाव कभी नहीं भरते। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि कला में दुख दिखाने और दुख का शोषण करने के बीच एक पतली रेखा होती है, और अ लिटिल लाइफ उस रेखा को पार कर जाती है। हाँ, झूठ की कहानी इतनी रिलेंटलेस है कि ये पाठक के लिए एक तरह का इमोशनल टॉर्चर बन जाती है। और शायद किताब की लंबाई भी इस फीलिंग को और बढ़ाती होगी। 700-800 पन्ने। सही बात है। इतने पन्नों तक लगातार दुख पढ़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। बिल्कुल। ये इसकी एक और बड़ी आलोचना है। किताब बहुत लंबी है और इन 800 पन्नों में खुशी के पल बहुत कम हैं, लगभग न के बराबर। जब भी लगता है कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, कुछ और बुरा हो जाता है। ये साइकिल बार बार दोहराई जाती है, जो पढ़ने में बहुत थकाऊ और निराशाजनक हो सकता है। तो मतलब इसमें
उम्मीद की कोई किरण नहीं है। क्या ये किताब पूरी तरह से निराशावादी है? ज्यादातर। हाँ, ये किताब इस विचार को चुनौती देती है कि प्यार हर जख्म भर सकता है। अच्छा। ये दिखाती है कि कभी-कभी प्यार और दोस्ती भी काफी नहीं होते, और यही बात बहुत से पाठकों को परेशान करती है। हाँ, क्योंकि लोग कहानियों में एक तरह का समाधान या उम्मीद ढूंढते हैं। बिल्कुल, खासकर इतनी लंबी कहानियों में अ लिटिल लाइफ वो उम्मीद नहीं देती। ये आपको एक बहुत ही उदास और बेचैन करने वाली मानसिक स्थिति में छोड़ सकती है। तो इन सब का क्या मतलब है? हम कहाँ पहुँचते हैं? एक तरफ हमारे पास दोस्ती का एक अविश्वसनीय रूप से मार्मिक चित्रण है, एक ऐसी लेखन शैली है जो आपको कहानी में पूरी तरह खींच लेती है। यही वजह है कि ये इतनी डिवाइसिव है। अच्छा। ये आपको एक ही समय में खूबसूरत भी लगेगी और बदसूरत भी। ये आपको किरदारों से प्यार भी करवाएगी और उनके दर्द से आपको नफरत भी करवाएगी। मतलब ये एक ऐसा अनुभव है जिसे आप या तो पसंद करेंगे या फिर उससे नफरत करेंगे। बिल्कुल, लेकिन आप इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इसे बहुत अच्छे से समराइज करती है। वो इसे एक साहित्यिक मास्टरपीस और एक दिल तोड़ने वाले अनुभव का मिश्रण बताते हैं। हाँ, इसे 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दी गई है। लेकिन इस चेतावनी के साथ कि ये एक कहानी से ज्यादा एक अनुभव है। बिल्कुल। तो अगर किसी को ये फैसला लेना हो कि उसे ये किताब पढ़नी चाहिए या नहीं, हाँ, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं। अगर किसी को गहरे इमोशनल ड्रामा और कैरेक्टर ड्रिवन कहानियां पसंद हैं, जो किरदारों के साथ दशकों का सफर तय करना चाहते हैं, और जो एक ऐसी कहानी पढ़ सकते हैं जो उन्हें रुला दे, हाँ, तो शायद ये उनके लिए है। और किसे इससे बचना चाहिए? जैसा हमने पहले भी कहा, जो लोग डिप्रेशन या किसी मुश्किल मानसिक दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। और शायद वो लोग भी जिन्हें हैप्पी एंडिंग पसंद है। बिल्कुल। अगर किसी को कहानियों में हैप्पी एंडिंग पसंद है, जहां अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, तो ये किताब उनके लिए बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको इमोशनली बहुत मजबूत होना पड़ेगा। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक आखिरी सवाल घूम रहा है। बताइए। किताब ये पूछती है कि क्या प्यार झूठ को ठीक कर सकता है? हाँ। लेकिन शायद ये हमें एक और ज्यादा गहरे और असहज सवाल के साथ छोड़ जाती है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या प्यार और दोस्ती की भी कोई सीमा होती है? क्या कुछ घाव, कुछ ट्रॉमा इतने गहरे हो सकते हैं कि वो कभी नहीं भर सकते, चाहे किसी को दुनिया का सारा प्यार और सहारा क्यों ना मिल जाए? ये किताब हमें कोई आसान जवाब नहीं देती, बस इसी मुश्किल सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी।